हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग एडीओ परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि गांधी जी सच्चे समर्थक थे। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के। ये वाला मैंने कल भी इस तरह का एक एमसीक्यूज पढ़ाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के मेंबर थे? कौन स्वराज पार्टी के मेंबर थे? मोतीलाल नेहरू ये स्वराज पार्टी के मेंबर थे। सरदार पटेल स्वराज पार्टी के मेंबर नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे। तो अगर आपको पता है कि सरदार पटेल नहीं थे तो आप दो को एलिमिनेट कर सकते हैं हर जगह से। तो आपका ये तीनों ही ऑप्शन चला जाएगा और करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? बताइए, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है वो स्वराज पार्टी बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे किसके? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के, या समाजवादी स्वराज पार्टी के, या फिर स्वराज पार्टी के। तो ये हो जाएगा स्वराज पार्टी के। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो किस राशि में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो वृश्चिक राशि में हुआ था। किस में हुआ था? वृश्चिक राशि में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान बनाने के विषय पर चर्चा था। आगे देखिए, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ भारतीय नहीं लिखा है, सॉरी। पहली महिला अध्यक्ष इनी बेसेंट थी। अगर भारतीय पूछता तब जाके ये सरोजनी नायडू होती। ठीक है, दोनों ही याद रखना है आप लोगों को। और एक और बात कि जो एनी बेसेंट थी उनको 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, बाल पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइए, किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आइए यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेते हैं। लिखा है, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। और इसके गठन की औपचारिक घोषणा जो है वो सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा अपना राजनीतिक संगठन आल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। जून 1942 में क्या होता है कि जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं एक प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय एवं अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष कौन थे। फिर है, जबकि केपी के मेनन, निदाम राघवन नागरिक सदस्य एवं मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में क्या होता है कि मोहन सिंह जापानी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया।
आगे देखिए, सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन के बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। फिर देखिए, सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। आप लोगों को पता होगा कि बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। और याद रखिएगा कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष भी थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3 और उत्तर प्रदेश अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधित्व शामिल थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत की थी एओ ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों को पता होगा कि एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। देखिए, पहले ना भारतीय राष्ट्रीय संघ ही नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखना है किसके सुझाव पे किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत से कम बच्चों से बनेगा, तो आप लोगों को याद रखना है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था एवं इसके संस्थापक भी। आगे देखिए, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। फर्स्ट देखिए, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, गलत है। उसने अध्यक्षता कभी नहीं की थी। फिर वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ये सही है। फिर वह भारतीय सिविल सेवा का मेंबर था, तो ये भी बात सही है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बताइए किसने नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। उसके अतिरिक्त जो भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिए क्या लिखा है, स्वदेशी आंदोलन जो कि कब हुआ था? 1905 में। आप लोगों को पता है जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब। उसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने नहीं किया। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा टर्किश खलीफा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहां पर? तो लखनऊ में। आगे देखिए, नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ा था, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या टिक करेंगे? तो आप टिक करेंगे 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के लिए अगर बोला जाए कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। लेकिन बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों क्या हो गए थे? एक हो गए थे। और याद रखिएगा कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने।
आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो याद रखिएगा, जनरल डायर। आगे देखिए, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है वो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे देखिए, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और चला कब तक था? तो 1918 में। आगे देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आगा खान ने। कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना को देखकर, पर कंफ्यूज नहीं होना है। आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर ये आएगा तो 1906 में हुई थी। दोनों याद रखना है। और किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। आगे देखिए, विभाजन परिषद का मेंबर कौन था? विभाजन परिषद का मेंबर लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया बट मैं पढ़कर बता देती हूँ। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि कमीशन के सभी मेंबर क्या थे? अंग्रेज थे। आगे देखिए, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखिएगा। और कब की थी मान लीजिए ये पूछता है, तो 12 जून 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बस उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, भारत सेवक समाज को। देखिए, यहाँ लिखा है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो की गई थी 1861 में। और आप लोगों को ये याद रखना है कि इस टाइम पे बेसिकली जो वायसराय थे वो कौन थे? कौन थे वायसराय? बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो दादा भाई नौरोजी को। और आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक के थे दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए, यहाँ लिखा है गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थी। फर्स्ट है कि सरकार के द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए। फिर सेकंड है कि हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है। कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस की जाए। फिर है फोर्थ कि समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने एवं उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। आगे देखिए, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो ये थे फजल अली। ऑप्शन नंबर ए फजल अली। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की बहुत से बुक से बहुत ज्यादा प्रभावित। आगे देखिए, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो मैंने अभी बताया जस्ट कि लियो टॉल्स्टॉय। फिर देखिए, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? बताइए। तो देखिए, स्थान का जो नाम है ये चारों जो है गलत दिया है क्योंकि मेरिट्सबर्ग में ऐसा हुआ था। मेरिट्सबर्ग। आगे देखिए, गांधी जी
गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो 1919। याद रखिएगा इस बात को। हालांकि महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है 1917 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अगर बोला जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह, तो वो उन्होंने 1919 में जो है वो स्टार्ट किया था। आगे देखिए, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ जो है वो कहाँ से किया था? तो ये चंपारण से किया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गांधी जी की जो अध्यक्षता है उसमें एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगाम। ऑप्शन नंबर सी बेलगाम। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दांडी से। ऑप्शन नंबर डी दांडी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रमों में से कौन सा सही है? तो याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स, उसके बाद है द कैबिनेट मिशन प्लान। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930, द क्रिप्स हो जाएगा 1942, कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा 1946। आगे देखिए, यहाँ पर काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइमन कमीशन। ये आया था साइमन कमीशन 1927 में आया था। फिर उसके बाद हो जाएगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। फिर उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में। पूना समझौता हुआ था 1932 में। इस तरीके से देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं बल्कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, याद रखना है। फिर स्वदेशी आंदोलन, रविंद्रनाथ टैगोर भूमिका में थे लेकिन इनकी सक्रिय भूमिका नहीं थी। उसमें सही मेल पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल एवं पंजाब। आगे देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? बताइए। एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या फिर शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या फिर पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या फिर भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर की अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए वीर की अहिंसा। फिर देखिए, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताइए क्या सही नहीं है। पहला है कि महात्मा गांधी साधनों की पवित्रता में जो है वो विश्वास करते थे, तो बिल्कुल करते थे। फिर गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का जो है समर्थन किया था, तो ये गलत बात हो गई। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया है? तो अस्पृश्यता। आगे देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे देखिए, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो है वो किस महीने में शुरू किया गया था? हालांकि ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बट अगस्त में शुरू किया गया था। मान लीजिए अगर डेट भी पूछ ले तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। आई होप आपको आज का जो सारा क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।